अमेरिका बादर ने एक बार फिर वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अनयूजुअल गैर मामूली नकलो हरकत के पीछे क्या अवामिल पेश नज़र हो सकते हैं। अमेरिका क्यों अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ा रहा है एक बार फिर? क्या किसी नई बैटलफील्ड के लिए माहौल गर्म किया जा रहा है? रेड सी, पर्शियन गल्फ, इराक, सीरिया और ईरान के तनाजुर में हम देखेंगे कि अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कहां कहां बढ़ा रहा है। आज की इस वीडियो में सारी तफसीलात आपको मिलेंगी। 7 अगस्त को 3000 यूएस नेवी सेलर्स और मरीन्स 2 वॉरशिप्स के साथ एंटर हुए रेड सी में। आप ये मैप पर देख सकते हैं रेड सी, इसकी कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। दुनिया में एक अहम मकाम पर ये लाया करता है। सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान है, एक समंदरी पट्टी है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से दुनिया की जो ओवरऑल तिजारत है उसका एक बहुत बड़ा चंक गुजरता है, स्पेशली ऑयल ट्रेड का। एक्सपर्ट्स अमेरिका के इस मनूवर को रेड सी में इंक्रीज्ड मिलिट्री प्रेजेंस को पर्शियन गल्फ में ईरान के साथ टसल के हवाले से देख रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा था कि अमेरिका और ईरान की फोर्सेस के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था पर्शियन गल्फ में, और ईरान अमेरिका को हमेशा वार्न करता है कि मेरे समंदरी पानियों में मत घुसना, और इसी वजह से ईरान गाहे बगाहे इनकी कश्तियों को कब्जे में लेता भी रहता है। लेकिन अमेरिका भी ईरान को टेस्ट करता रहता है कि कितनी एक्टिव हैं उसकी फोर्सेस पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ इज़ लाइक मतलब वो ईरान का रीजन है। ईरान कहता है कि मेरे एक तो इलाके में आ रहे हो और फिर मेरे समंदरी पानियों में घुस रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। तो ईरान भी फिर फ़ौरन चौकस हो जाता है। अमेरिका ये कहता है कि ये जो मनूवर हमने किया है ये खित्ते में डिस्टेबलाइजिंग कुव्वतों को कुचलने के लिए किया गया है, उनको डराने के लिए। और अमेरिका कह रहा है कि चूंकि टेंशंस एस्केलेट ना हो इसलिए हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं ये रेड सी में और पर्शियन गल्फ में ईरान से लड़ाई के पेश नज़र, यानी ऑफेंसिव डिफेंस। अमेरिका कह रहा है कि हम कोई लड़ने नहीं आ रहे लेकिन अपनी एक धाक बिठाने आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, दुश्मन पर अपनी तादाद इतनी ज़्यादा कर दो कि वो डर जाए। तो अमेरिका कह रहा है कि ये हमारे इस मूव का ये मकसद है, हम लड़ने नहीं आ रहे लेकिन दुश्मन को डराने आ रहे हैं। अब ये तो हो गया पर्शियन गल्फ और रेड सी में अमेरिकन एक्टिविटी। अब हम आते हैं, ज़रा मैप पकड़िए और मेरे साथ चलिए इराक और सीरिया की तरफ। इराक और शाम 2 तारीख़ी ममालिक जो पिछले कुछ सालों से कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इराक में 2003 की अमेरिकन इन्वेजन के बाद बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स ने जन्म लिया, और इसके साथ ही सीरिया में भी जो बशारुल असद की गवर्नमेंट थी, अमेरिका बादर पिछले कई अरसे से पीछे पड़ा हुआ है कि इस हुकूमत को टॉपल कर दिया जाए। अब वो क्यों टॉपल करना चाहता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर उनकी एक मिलिट्री प्रेजेंस कायम है। जो डिस्टेबलाइज्ड रीजन्स है ना इन दोनों मुल्कों के अंदर, वहाँ ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये सारे डायनामिक्स हैं। तो तकरीबन 2500 लाइट इन्फेंट्री ट्रूप्स उतारे गए हैं जुलाई से लेकर अब तक सीरिया और इराक में, और इसका मकसद क्या है? ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। ये 9 महीने का एक ऑपरेशन है जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे दाइश के अगेंस्ट, ये इराक और सीरिया में। एक लोकल न्यूयॉर्क मीडिया आउटलेट के मुताबिक ये जो सोल्जर हैं 2500 सोल्जर्स, ये 10th माउंटेन डिवीजन की 2nd ब्रिगेड कॉम्बैट टीम में से हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के अगर हम ऑफिशियल स्टैंस की बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इन्होंने ऐलान कर दिया था कि 2021 में जैसे अफगानिस्तान में फोर्सेस का इनखला कंप्लीट हो गया था अगस्त में, तो उन्होंने कहा था दिसंबर 2021 में हम इराक से भी सारी फोर्सेस निकाल लेंगे। और इस हवाले से इराक की गवर्नमेंट के साथ भी एक डील हो गई थी कि 2021 के बाद कोई अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन इस इंक्रीज एक्टिविटी का क्या मतलब है आप? और 2021 से लेकर अब की भी बात करें, ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी से पहले भी यूएस के बहुत से कॉम्बैट यूनिट्स वहां पर मौजूद हैं। और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अभी रिसेंटली इराक के अंदर यूएस आर्मी की गैर मामूली नकलो हरकत को भी रिपोर्ट किया है। क्लियर इंडिकेशंस हैं कि यूएस अपनी प्रेजेंस यहां पर दोबारा एक बार फिर बढ़ा रहा है। तो इराक में अगर हम यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस की बात करें तो तकरीबन 2500 सोल्जर्स मौजूद हैं इराक की सरजमीन पर। इसके अलावा एक अननोन नंबर है मर्सनरीज का, जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो
डिफरेंट एम्बिशंस के साथ उस इलाके में घुसते हैं और तबाही फेर देते हैं। ये ब्लैक वाटर टाइप यानी किराए के फौजी, और ये फिर कुछ लोगों के एजेंडाज को पूरा करते हैं और इनकी तादाद इराक में अननोन है। ये अमेरिकन प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी नोटोरियस सरगर्मियों की वजह से पहले ही बहुत मशहूर हैं। इवन पाकिस्तान में भी इनकी कुछ एक्टिविटीज़ हमें नज़र आई थी 2010-11 में। अब ये तो हो गई इराक में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस की बात। अब हम बात करते हैं एक सबसे ख़तरनाक डेवलपमेंट जो सीरिया के अंदर जन्म ले रही है। वहाँ एक नया बैटलफील्ड गर्म किया जा रहा है। एक टर्किश अखबार है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में 2500 ट्रूप्स उतार रहा है अमेरिका बहादुर, ताकि अपने पुराने दोस्त कुर्दिश मिलिटेंट्स के साथ इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। अब हम ये बताते हैं कि तुर्की का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका ने किसके साथ दोस्ती बढ़ानी है? कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF, और SDF हमेशा से दाइश के अगेंस्ट रही है और अमेरिका ने शुरू से ही इनसे एक इत्तेहाद बना के रखा है। अब आप याद करें, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो 4 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। 4 साल पहले ट्रम्प की हुकूमत थी और उस वक़्त इसी इलाके में नॉर्थ ईस्ट सीरिया का इलाका जो तुर्की से लगता है, यहाँ पर ये कुर्दिश मिलिटेंट्स मौजूद थे, अमेरिकन फोर्सेस भी मौजूद थी। ट्रम्प ने यहाँ से अपनी फोर्सेस निकाल ली। जैसे ही अमेरिकन यहाँ से निकले तो तुर्की ने अपनी फ़ौजें यहाँ पर दाखिल कर दी और कुर्दिश लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब तुर्की का ये स्टैंस है कि ये जो कुर्दिश लोग हैं ना, ये दहशतगर्द हैं जो सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये इलाके बनते हैं हसाका और रका, ये प्रोविंसेस, और तुर्की ने इस रीजन में अपनी फोर्सेस उतारने के बाद यहाँ पर एक बफर जोन कायम कर दिया था कि इस इलाके से आगे, मतलब सीरिया के अंदर घुसकर उन्होंने कहा कि ये मतलब बफर जोन है, ये किसी की टेरिटरी नहीं है और इस इलाके के थ्रू हम ये जो कुर्दिश मिलिटेंट्स हैं इनको रोक कर रखेंगे। और इन्हीं कुर्दिश लोगों का एक पॉलिटिकल विंग है जो तुर्की के अंदर है, उसको भी तुर्की ने बैन किया हुआ है, लेकिन ये तुर्की की नज़र में क्लियर कट दहशतगर्द हैं SDF वाले, जिनका दोस्त अमेरिका था। तो इसलिए अब तुर्की रिपोर्ट कर रहा है कि ये SDF जो कि तुर्की का दुश्मन है, उसको एक बार फिर अमेरिका बहादुर मजबूत कर रहा है अपनी प्रेजेंस बढ़ा के। 4 साल पहले अमेरिका ने यहाँ से फ़ौजें निकाल ली थी इस इलाके से, नॉर्थ ईस्ट सीरिया से जो तुर्की से लिखता था। अब वापस अमेरिका तुर्की के मुताबिक यहाँ पर अमेरिकन कुछ फ़ौजी दोबारा आ गए हैं। US का स्टैंस ये है कि हमने इस इलाके में कोई ट्रूप मूवमेंट नहीं बढ़ाई और ओवरऑल सीरिया में सिर्फ 900 फ़ौजी मौजूद हैं अमरीकी, सिर्फ 900। अब थोड़ा सा दूर आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट सीरिया से, एक रिमोट रीजन है अल-तनफ बेस है यहाँ पर सीरिया में। यहाँ पर भी अमेरिका बहादुर ने कंट्रोल किया हुआ है 2016 से, और ये रशिया के साथ एक एग्रीमेंट के नतीजे में इस बेस पर कब्जा किया था। अब इस स्ट्रेटेजिक बेस का मकसद क्या है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जाए। इसके करीब सीरिया, जॉर्डन और ईरान के बॉर्डर्स मिलते हैं और 55 किलोमीटर्स का एक डी कॉन्फ्लिक्शन जोन बनाया अमेरिका बहादुर ने इत्तेहादी फोर्सेस की मदद से, जहां पर ये पेट्रोल करती हैं। और इस प्रेजेंस को इसलिए अमेरिका ने कायम रखा हुआ है ताकि यहाँ पर ईरानियन सप्लाई लाइंस को काउंटर किया जाए, ईरान की मिलिट्री और स्मगलिंग जो सप्लाई लाइंस हैं उनको तोड़ा जाए, उनको एक्सेस प्रोवाइड ना की जाए। ईरान को एक्सेस मिलती है इस एरिया से दमिश्क और बगदाद तक की, तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर भी अमेरिका बहादुर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ईरान, रशिया और सीरिया के एक गठजोड़ के बारे में। ये एक ऐसा इत्तेहाद है जो इस रीजन में क्लियर कट US इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और इन्होंने काफ़ी हद तक इनको कामयाबियां भी मिली हैं कि इन्होंने यहाँ पर US एम्बिशंस को पूरा नहीं होने दिया और US को काफ़ी हद तक निकाल बाहर किया है। रशिया यहाँ पर अपनी एयर प्रेजेंस भी कायम रखता है फौजी सपोर्ट के साथ साथ, और इसके अलावा ईरान के जो बहुत से ईरानियन सपोर्टेड ग्रुप्स हैं वो भी US फोर्सेस पर हमले करते रहते हैं। और इसके अलावा बशारुल असद की जो हुकूमत है, अमेरिका उसका तख्ता उल्टना चाहता है। बशारुल असद सपोर्ट लेता है ईरान और रूस से, और ईरान और रूस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बशारुल असद का तख्ता उल्टा जाए। ऑल्दो ट्रम्प और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने कहा था कि हम इस इलाके से फ़ौजों का इनखला कर लेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर US स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खो दे और रूस को एक ओपन ग्राउंड फराहम कर दे।
अमेरिका हमेशा ये बहाना लेकर आता है कि हमने दाइश को काउंटर करना है, लेकिन अगर दाइश की बात करें तो उनके हमलों में तो एक क्लियर कट काम हुआ है पिछले 5 से 10 सालों में। तो अब फिर इतनी इंक्रीज्ड मिलिट्री प्रेजेंस क्यों? इराक की भी बात करें तो इराक से भी वादा हो चुका है कि हम निकल जाएंगे 2021 में, लेकिन अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है और इराक की गवर्नमेंट बार बार अमेरिका बादर को याद दहानी करा रही है कि आप निकल जाएं, आपने हमसे डील कर ली हुई है, हम नहीं अलाउ कर सकते फॉरेन फोर्सेस। लेकिन अमेरिकी जो वजीर दिफा हैं लॉयड ऑस्टिन, वो इस वक्त एक नए मुआहदे पर उनकी नज़र है जो वो इराक के साथ फाइनलाइज करना चाहते हैं, एक नई स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील जिसके तहत उनका किसी न किसी हद तक इराक के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी प्रेजेंस बढ़ाने की इराक के अंदर। यहाँ पर अमेरिका को एक बहुत बड़ा थ्रेट ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से भी है, जिसको अमेरिका ने दहशतगर्द मिलिट्री करार दिया हुआ है। इससे एफिलिएटेड ग्रुप्स अमेरिका के मुताबिक इन पर हमला करते हैं सीरिया और इराक में। इसलिए ईरान का इन्फ्लुएंस, उसको काउंटर करना अमेरिका उसको बहुत ज़रूरी समझता है। सीरिया अमेरिका बादर पर यह भी इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो SDF है ना, ये जो तुर्की का मुखालिफ ग्रुप बैठा हुआ है सीरियन बॉर्डर पर, सीरिया तुर्की बॉर्डर पर, ये कुर्दिश फाइटर्स जो बैठे हैं, इसके साथ एक अल-कायदा से एफिलिएटेड ग्रुप है हयात तहरीरुल अल-शाम। ये सीरिया के इदलिब प्रोविंस में एक्टिव है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग चाहते हैं कि इन दोनों, मतलब ये कुर्दिश मिलिटेंट्स और कायदा के ये जो दोस्त ग्रुप है, इनका इल्हाक हो जाए। और इनके इलाके से क्या होगा, ऑब्वियसली बशारुल असद के खिलाफ एक और फ्रंट खुल जाएगा। जैसे पाकिस्तान में हमने देखा ना, TTP और BLA ने कई जगहों पर एक गठजोड़ उसमें देखने को मिला है। तो इन दो मिलिटेंट ग्रुप्स के गठजोड़ से एक और बहुत बड़ा चैलेंज होगा बशारुल असद की गवर्नमेंट को। तो अमेरिका 3 महाज इस वक्त गर्म कर बैठा है बशारुल असद के खिलाफ सीरिया के अंदर। एक अल-तनफ बेस, वो जो पूरा रीजन है वहाँ पर उनकी अपनी प्रेजेंस मौजूद है। फिर नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तुर्किश बॉर्डर के साथ साथ वहाँ पर कुर्दिश मिलिटेंट्स के साथ अमेरिका बहादुर फिर आ गया है, जो कि अमेरिका कह रहा है अभी हम नहीं आए। और इसके अलावा ये अल-कायदा एफिलिएटेड ग्रुप्स की इनसे कुछ लोग दोस्तियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इदलिब प्रोविंस में ये ग्रुप पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो कि सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। तो ये मल्टीपल फ्रंट्स हैं जो बहुत अरसे से खुले हुए हैं बशारुल असद के ख़िलाफ़, और उनमें एक नई हम देख रहे हैं, इसमें एक नई जहद, एक नई एफर्ट, एक फ्रेश हम देख रहे हैं कि एक नई ताज़ा रूप फूंकी जा रही है अमेरिका बहादुर की तरफ से। बेसिकली अगर हम ऊपर से इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इस रीजन में अमेरिका बहादुर अपने पुराने ऑब्जेक्टिव्स के साथ वापस आ रहा है। और पुराना ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस इलाके में अपनी हेजीमनी को एक बार फिर असर्ट करना, अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को असर्ट करना और रूस और ईरान को निकाल बाहर करना, जो कि बहुत मुश्किल है। रूस और ईरान डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बशारुल असद की गवर्नमेंट को, जो नो डाउट बहुत वीक हो चुकी है कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। 3-4 मल्टीपल फ्रंट्स उनके अगेंस्ट खुले हुए हैं, लेकिन बशारुल असद की गवर्नमेंट अभी तक कायम है। तो जितना वो डिस्टेबलाइज होगी, अगर वो उतर जाती है या वो उसका तख्ता उल्ट जाता है, तो उसका नुकसान ऑब्वियसली ईरान और रूस को होगा। तो ईरान और रूस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि बशारुल असद का तख्ता उल्टा जाए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा। इसका एक और एंगल ये है कि दुनिया इस वक्त तेज़ी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, यानी जिसमें पावर के कई मराकिज़ होंगे। अमेरिका सिर्फ एक अकेला वाहिद सुपर पावर नहीं होगा। रशिया यूक्रेन जंग के बाद हम देख रहे हैं सख्त चैलेंजेस आ रहे हैं इनको, मगरबी ताकतों को। तो रूस एक पावर है, इधर चाइना एक पावर है। तो एक मल्टी पोलर वर्ल्ड जो जन्म ले रही है, इसमें अमेरिका बहादुर काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन फील कर रहा है, और वो सुपर पावर का जो एक स्टेटस था वो चैलेंज हो रहा है क्लियरली। तो उस चीज़ को असर्ट करने के लिए अब ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है, अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, पुरानी अप्रोच के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज़ करके। कि यहाँ पर मतलब रशिया यूक्रेन जंग के बाद भी आप देखें साउथ चाइना सी में चाइना से टसल है, वेस्ट एशिया में मेन दुश्मन इनका रूस है, और यूरोप में भी रूस इनको चैलेंज कर रहा है। अफ्रीका में भी रूस एंटर हो गया है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमिक मैदान में चाइना छा रहा है।
और अगर हम बात करें, चाइना ने मिडल ईस्ट में जो बड़े बड़े छक्के मारे हैं, जो मुसलमान भाइयों के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को इसने हल करा दिया है, सऊदी अरेबिया और ईरान की हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि एम्बेसीज खुल गई हैं। और तो उस चीज़ से अमेरिकन जो डोमिनेंस है, अमेरिकन एक स्टेटस है, वो सीरियसली चैलेंज हो रहा है। वो देख रहा है कि जहाँ पर कभी मैच छाया होता था मिडल ईस्ट में, वहाँ पर मेरा राइवल कंट्री चाइना आकर धड़ाधड़ खुलेआम फैसले कर रहा है, मतलब इनमें दोस्ती करवा रहा है। और अमेरिका ने क्लियरली इसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था सऊदीया के साथ कि ये ईरान के साथ आप क्या करने जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ख़ुद भी ईरान के साथ कुछ रिकन्सिलिएशन की बातें कर रहा है, जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक $6 बिलियन की प्रिजन स्वैप डील हुई है। उस वीडियो को भी आप लाजमी देखें। और न्यूक्लियर डील की बहाली की भी बातें हो रही हैं। इससे ओवरऑल अब चैलेंज इतना ज़्यादा आ गया है रूस की तरफ से और चाइना की तरफ से कि अमेरिका ईरान से बात करने पर मजबूर हो गया है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सीरिया, इराक और पर्शियन गल्फ में अमेरिका अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। एक तो अपना पुराना इन्फ्लुएंस उसको दोबारा वापस बहाल करने के लिए, और रूस और ईरान की हार्ड पावर को कम करने के लिए। और साथ ही अमेरिका बहादुर ये भी देख रहा है कि ये जो मिडल ईस्ट, ये गल्फ में जो ट्रेडिशनल हमारे पार्टनर्स थे वो भी हमसे दूर जा रहे हैं। ये सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह ये अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच अपना रहे हैं। तो ये चीज़ भी इनको काफ़ी परेशान कर रही है कि चाइना के साथ क्यों जा रहे हैं और ईरान से भी दोस्ती कर रहे हैं। तो मतलब यूएस के इंटरेस्ट फिर कहाँ जाएंगे। तो मिडल ईस्ट और एशिया में इन ममालिक की आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी, रशिया यूक्रेन जंग, रशिया और ईरान की बढ़ती हुई हार्ड पावर वेस्ट एशिया में, और अपनी पावर को रीगेन करने के लिए अमेरिका बहादुर इस रीजन में अपने ट्रूप्स की तादाद में एक इजाफा कर रहा है, जो क्लियरली नज़र आ रहा है। और फिलहाल इसमें हमें एक ट्रेडिशनल अप्रोच नज़र आ रही है, मतलब नए ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है लेकिन तरीके पुराने हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका बहादुर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगा। जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, जियोपॉलिटिकली जो चैलेंजेस उनको आ रहे हैं, क्या वो उसको काउंटर कर पाएंगे? क्या वो अपने दुश्मनों का रास्ता रोक पाएंगे इराक, सीरिया, मिडल ईस्ट में, यानी वेस्ट एशिया में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।